टॉपिक है आज का, उसमें सुभाष जी बोल रहे हो तो फिर किसी के पास बोलने के लिए रहता नहीं है कुछ, क्योंकि सुभाष जी ने ही सिंगल हैंडेडली वो केस फाइट किया हुआ है। हमने भी उनसे बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि वो जब से आरटीआई एक्ट लागू हुआ है, हम हमारे पीछे तो बहुत बड़ा मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, हम उसके लिए काम करते हैं, लेकिन सुभाष जी अकेले एक ऑर्डिनरी सिटीजन है जिन्होंने जिसको कहिए देसी भाषा में कि सिस्टम को हिला के रख दिया। तो लेकिन कुछ एक दो बातें मैं वैसे ही आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी कानून जब देश में लागू होता है और वो जब धीरे धीरे इवॉल्व करता है तो कैसे सिस्टम भी सीखता है और उसका यूजर भी सीखता है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का केस था, जैसा कि सुभाष जी ने बहुत डिटेल में बताया, उसमें मैं आगे नहीं जाऊंगा, लेकिन आपने सुना कि उन्होंने क्या पूछा था, और जो बहुत ही चालाक ऑफिसर्स होते हैं, बहुत ही पढ़े लिखे लोग जो, और वो उसको किस दिशा में ले गए, और ले गए तो वहां तक ले गए कि एक चीफ जस्टिस के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वें चीफ जस्टिस ने जा करके उसको टच किया कि इसको अब डिस्पोज करना चाहिए। 9 चीफ जस्टिस को जब वो फाइल दिखाई जाती थी तो कहते थे नो नो नो, इसको दूरी रखो। सो ये जस्टिस केजीवाला कृष्णन से लेकर के और जस्टिस रंजन गोगोई तक 10वें थे, मेरा ख्याल है 10 हो गए, 10वें थे रंजन गोगोई साहब। तो ये हुआ, लेकिन ये अकेला केस नहीं था। जब सुभाष जी ने शुरू किए सुप्रीम कोर्ट में एक्सरसाइज, मैं आपको एक दो छोटे छोटे एग्जांपल और बताता हूँ ठीक उसी तरह के, कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजेज के लिए 97 में एक रिजोल्यूशन पास किया था, वैसे ही सेंटर के मिनिस्टर्स के लिए एक रिजोल्यूशन पास हुआ था यूनियन कैबिनेट में, और तब मैं भी नहीं पैदा हुआ था, आप लोग तो नहीं रहे होंगे। ये 1964 में जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर थे, तब एक रिजोल्यूशन पास किया था कि एवरी मिनिस्टर विल फाइल हिज और हर एसेट्स एंड लायबिलिटीज, डिटेल्स ऑफ हिज और हर एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। इट वाज इन 1964। अब सुनिए, जैसा सुभाष जी ने वहां पूछा सुप्रीम कोर्ट में कि किसने फाइल किया किसने नहीं किया, सिर्फ इन्होंने नाम पूछा था, बताया आपको, इन्होंने कॉपी नहीं मांगी थी। हमने उसी तरह से जून 2007 में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एक एप्लीकेशन लगाई और दूसरे कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में लगाई। हमने बस ये पूछा कि ये जो रिजोल्यूशन पास हुआ था 1964 में, उसके फॉलोअप में प्रेजेंट जो कैबिनेट है उसके कितने मिनिस्टर्स ने फाइल कर दिया और कितनों ने नहीं किया है, और जो डिफॉल्टर्स हैं उनका नाम दे दीजिए, और उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया, कोई रिमाइंडर वगैरह दिया है तो उसका डिटेल दे दीजिए। मैंने भी किसी के एसेट की कॉपी नहीं मांगी, और उसकी दूसरी कॉपी हमने भेज दी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को। दोनों के बीच में कितनी दूरी है, आप लोग नई दिल्ली में रहते हैं तो पता है आपको, एक साउथ ब्लॉक पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, और वहां से थोड़ा सा आगे बढ़िए, राष्ट्रपति भवन के गेट के अंदर घुसते ही कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है। दोनों के बीच की दूरी शायद 300 मीटर से भी कम है। लेकिन 44 साल के बाद 43 ईयर के बाद 2007 में जब हमने पूछा दोनों को, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने मुझे लिखा कि योर रिक्वेस्ट इज कंसर्न विद द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ने मुझे लिखा कि वी हैव फॉरवर्डेड योर एप्लीकेशन टू प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, दे विल रिस्पॉन्ड। सो 43 ईयर के बाद दोनों ऑफिसेज को, जिनके बीच की दूरी 300 मीटर है, और जो ये किसी दरोगा के थाने का मामला नहीं था, किसी कलेक्टर के ऑफिस का भी नहीं था, ये उन ऑफिसेज का था जो देश का सिस्टम चला रहे हैं, और दे वर नॉट अवेयर दैट विच इज द कंसर्न डिपार्टमेंट टू डील विद। आप सुनिए, लेकिन जैसा सुभाष जी ने बताया, जर्नलिस्ट के लिए तो कई बार डिनायल भी खबर होती है। मैंने थोड़ा जर्नलिस्टिक खुराफात की और दोनों को एक दूसरे की कॉपी लगा के दोनों को भेज दिया कि आप ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भेजा कि कैबिनेट सेक्रेटरी की कॉपी लगा करके, उन्होंने बोला है आप देंगे जवाब, और इनको उनका भेज दिया। उसके बाद मुझे कैबिनेट सेक्रेटेरिएट से एक जवाब आया कि वी आर कंपाइलिंग द इंफॉर्मेशन एंड विल गेट बैक टू यू, बट आई डिडंट गेट द इंफॉर्मेशन एंड आई फाइल्ड एन अपील।
उसके बाद एक बड़े सीनियर ऑफिसर को, जिसको मैं स्टेज से नाम नहीं ले सकता, उनको मैं मिला। मैंने कहा ये ऐसी आप लोग ये जवाब देते क्यों नहीं? मैंने कहा बहुत ही सिंपल सी बात थी, हमको आप दे दिए होते। बोले सी मिस्टर यादव, दिस इज थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, हाउ वी कैन शेयर इट विद यू। मीन्स उनको ये पता नहीं था कि हमने पूछा क्या है। लेकिन अब थर्ड पार्टी तो तब होती जब हमने उसकी कॉपी मांगी होती। हमने तो सिर्फ ये पूछा था कि किस मिनिस्टर ने फाइल किया, किसने नहीं किया। उसके बाद हम सीआईसी गए। सीआईसी में भी वो काफी दिनों तक दबा रहा। एक दिन वजाहत हबीबुल्ला साहब पीआईबी में पत्रकारों के बीच में आए थे, पत्रकारों को आरटीआई यूज करना चाहिए ये वो बता रहे थे। तो मैंने उनसे एक सवाल किया, मैंने कहा साहब आप कह रहे हैं पत्रकारों को यूज करना चाहिए, लेकिन जो यूज करता है उसका क्या होता है? और आपके ऑफिस में मेरी अपील जो है 1.5 साल से पेंडिंग है इस बारे में। तो मुझे लगता है उस कार्यक्रम के बाद, वो दोपहर में कार्यक्रम था, शायद उसके बाद वो सीधे जब सीआईसी गए तो पहला ऑर्डर वही उन्होंने निकलवाया होगा। जब मैंने सबके सामने पूछा तो थोड़ा उनको ये हुआ, और सेम इवनिंग में जो है वो अपलोड हो गया ऑर्डर। और उन्होंने कहा कि ये जो है इसमें लोकसभा स्पीकर से जो है वो एक बार पूछ लेना चाहिए, उसके बाद दे कैन प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन। अब बताइए, जो लोकसभा स्पीकर है वो एमपीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट हाउ द लोकसभा स्पीकर इज रिस्पॉन्सिबल अबाउट द मिनिस्टर्स? मिनिस्टर्स के लिए तो सीधे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में इंफॉर्मेशन थी। सो दैट इज हाउ द ऑफिसर्स हैव लर्न हाउ आरटीआई शुड बी यूज्ड। जैसा सुभाष जी ने बताया कि जैसे यूजर भी सीख रहा था ना, जो लोग कह रहे हैं दुरुपयोग होता है, हमारे नाम से बहुत सारी फर्जी आरटीआई लोग फाइल करते हैं, सुभाष जी के नाम से तो और ज्यादा फाइल करते हैं। उनको पता है, उनका काम हो जाता है सुभाष जी का नाम लिखने से। एक दिन मुझे लोकसभा सेक्रेटेरिएट से फोन आया कि आपकी ये आरटीआई आई है, हम जवाब भिजवा रहे हैं। मैंने कहा मैंने तो कोई फाइल की नहीं। बोले कोई ये एनवेलप छोड़ गया था काउंटर पे, रिसेप्शन पर। सो दिस इज हैपनिंग। लेकिन ये बहुत छोटा सा मिसयूज है, और भी मिसयूज है। लेकिन फिर भी मैं कहूँ आपको कि आरटीआई एक्ट इसकी वजह से बुरा नहीं हो जाता है। आरटीआई एक्ट ने बहुत हिम्मत दी है लोगों को। ये 2 केसेज आपको बताया। एक तीसरा केस पॉलिटिकल पार्टीज का, जो सुभाष जी का ही केस है। अब पॉलिटिकल पार्टीज को मेरी अपनी राय है कि बिना वजह उन्होंने इस मामले को इतना तूल दिया, और देश भर में मैसेज गया कि पॉलिटिकल पार्टीज आर अगेंस्ट आरटीआई, और वो इकट्ठे हैं इस मामले में। अब आप मुझे बताइए कि अगर बीजेपी या कांग्रेस या कोई भी पार्टी अगर आरटीआई में आ जाएगी तो आप उनसे क्या पूछेंगे? आप ये तो नहीं पूछेंगे कि आपने फला आदमी को महासचिव बनाया है तो क्यों बनाया है, ये तो आप नहीं पूछेंगे ना। ज्यादा से ज्यादा आप उसके फंड के बारे में पूछेंगे। फंड का सारा डिटेल वो आरपी एक्ट में हर एक रजिस्टर्ड जो पॉलिटिकल पार्टी और रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, उनको अपना फंड का डिटेल इलेक्शन कमीशन को ऑलरेडी देना होता है। ज्यादा से ज्यादा कोई आरटीआई लगाएगा, आप उसकी कॉपी एक दे दीजिए। लेकिन सारे देश में कितने वर्षों तक पब्लिसिटी होती रही, बैड पब्लिसिटी होती रही कि सारी पार्टियां गैंगअप हैं आरटीआई के अगेंस्ट, और सुभाष जी ने बहुत स्ट्रगल किया, सीआईसी ने ऑर्डर कर दिया, वो आज तक उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किया, क्योंकि उनको ये अंदाज ही नहीं है। अब उनको लग रहा है कि लोग ये पूछेंगे कि आपने राहुल गांधी को वाइस प्रेसिडेंट क्यों बनाया, क्या लेना देना, या उनको अध्यक्ष क्यों बनाया, या कि आपने अनिल जैन को और भूपेंद्र यादव को भाजपा का महासचिव क्यों बनाया, इससे किसी को क्या लेना देना है? आपको लगता है ये कोई पूछेगा उनसे? ज्यादा से ज्यादा फंड के डिटेल पूछेंगे, कितना डोनेशन आया। आप कोई भी डोनेशन अगर 20,000 रुपए से ज्यादा कोई पार्टी लेती है तो उसका डोनर का भी डिटेल इलेक्शन कमीशन को देना होता है, और वो दे आर ऑलरेडी गिविंग, यू कैन एक्सेस अंडर आरटीआई, वो सब पब्लिक डोमेन में डाला जाता है। लेकिन एक बिना मतलब का जिसको कहते हैं कि, और इससे उन्हीं का एम्बैरेसमेंट हो रहा है, उनकी बैड पब्लिसिटी हुई सारे देश में, और अभी भी हो रही है। अभी भी उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किया, उन पार्टियों ने सीआईसी का ऑर्डर तक नहीं इंप्लीमेंट किया। फिर कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, आप लोग चूंकि लॉ लीगल फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, आज नहीं तो कल वकील बनने वाले हैं, जज बनने वाले हैं, जो कुछ भी बनने वाले हैं, लेकिन लॉ से रिलेटेड काम में रहने वाले हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आरटीआई को आप लोग सही ढंग से यूज करेंगे तो थोड़ा उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अब कुछ चीजें ऐसी हैं कि पॉलिटिशियन जिन्होंने, जब पार्लियामेंट में डिबेट हुई, आप निकाल के पढ़िए आरटीआई एक्ट, तो ऐसा लगता है कि कितने प्रो पीपल हैं हमारे लोग जो नेता हैं, लेकिन जब बाहर उसको इस्तेमाल करने की बारी आती है। अब सुभाष जी ने बताया, वो आपको एनजीओ वाला एक ऑर्डर आया है,
सुप्रीम कोर्ट का, डीएवी कॉलेज का। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब इसी दिल्ली लुटियन जोन में एक संस्था है और करीब 10 एकड़ लैंड है उनके पास लुटियन जोन में। आप उसके नाम से आप लोगों को शायद ये इंप्रेशन जाता होगा कि इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन से लेना देना है या इसका कोई पार्लियामेंट से लेना देना है, लेकिन आपको पता है इस दोनों से कोई लेना देना नहीं। Constitution Club is simply a society, private society run by some sitting and former MPs. It's like any other NGO. ठीक है। और उन्होंने 32-40 वीपी हाउस के जो वीपी विठल भाई पटेल हाउस बगल में है उसके जो फ्लैट्स हैं वो भी अपने अंडर ले लिए हैं, ये कह करके कि एमपीज दिल्ली आते हैं तो उनके रहने के लिए यहाँ ठीक सी जगह नहीं होती है। अब बताइए, एमपीज को एक गेस्ट एकोमोडेशन मिलता है जो वो चेयरमैन के कहने पर किसी को भी दे देते हैं, और आपको मालूम है वो उसका प्रोविजन तो बना था कि एमपीज के एरिया से आने वाले गरीब आदमी कोई पढ़ने लिए आएंगे, कोई एम्स में इलाज कराने आएंगे, उनके लिए था, लेकिन ज्यादातर उनमें फॉर्मर एमपीज और उनके रिलेटिव्स रहते हैं। बट ये है उनके लिए ऑलरेडी व्यवस्था, लेकिन उन्होंने ये बहाना दे करके कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से 32-40 फ्लैट जो है वीपी हाउस के ले लिए कि हम उसका प्रबंधन करेंगे। वहां पर एक मावलंकर हाल है, आपको पता है मावलंकर हाल का एक दिन का किराया कितना होगा मुझे ठीक से अंदाज नहीं है, लेकिन बस आपको ये बता दूं कि जो अच्छा आपको पता है, लेकिन वो जो डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट को जो उसका मेंटेनेंस का साल भर का खर्चा देते हैं वो शायद 2 या 2.5 लाख रुपए है। शायद एक दिन की बुकिंग उनकी इससे 2-3 दिन की बुकिंग निकल आता होगा, और बाहर टेंट बना रखे हैं उसमें भी। लेकिन ये सोसाइटी अब सुभाष जी की अपील पर वो उनको पब्लिक अथॉरिटी डिक्लेयर कर दिया, लेकिन अभी शायद पेंडिंग है, वो कोर्ट चले गए। इसी तरह से कोऑपरेटिव्स हैं, इफ्को है, क्रिवको है, नेफेड है, एनसीयूआई है, ये सब स्वयंभू आरटीआई से बाहर हो गए, और सीआईसी ने भी उनका लॉजिक मान लिया कि दे आर नॉट सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट सिंस दे आर यूजिंग फार्मर्स मनी। वो किसानों का पैसा है, वो कोऑपरेटिव्स में सरकार का पैसा नहीं है, लेकिन आपको पता है वो क्या कर रहे हैं। तो मैं बस यही थोड़ी बातें आपको बताना चाह रहा था। बाकी सुभाष जी ने आपको इस पर्टिकुलर ऑर्डर के बारे में बताया है। बस मेरा कहना है कोई भी कानून जब लागू होता है तो वो धीरे धीरे सिस्टम इवॉल्व होता है। कुछ लोगों को लगता है मिसयूज हो रहा है, कुछ को लगता है कि सही दिशा में जा रहा है। मिसयूज हर चीज का होता है, मिसयूज हर कानून का होता है। आप बताइए, डॉरी एक्ट है, डॉरी एक्ट का नहीं मिसयूज होता? आपके अड़ोस पड़ोस बहुत सारे भुक्तभोगी होंगे, कोई कानून बता दीजिए इसका मिसयूज नहीं होता है। लेकिन इससे वो कानून आप विथड्रॉ कर सकते हैं क्या? ये जो देश में जनता का नॉलेज लेवल है ना, जिस देश में हम रहते हैं वहाँ 30% आदमी को तो अभी तक एजुकेशन नहीं है। ये उससे जुड़ा हुआ मामला है। धीरे धीरे जनता भी सीखती है, उसका यूजर, कानून का यूजर भी सीखता है और कानून को इम्प्लीमेंट करने वाले भी सीखते हैं। जैसे अफसरों ने सीखा, बता रहा हूँ आपको 3 केसेज गिनाए। सुप्रीम कोर्ट का जो मामला है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का मामला जो है, पॉलिटिकल पार्टीज का मामला जो है, कि उनको पता ही नहीं है कि क्या कैसे इसको सही से हैंडल किया जाए। वो चाहते तो एक लाइन में पहले दिन जो सुभाष जी की एप्लीकेशन थी उस पर जवाब दे करके और वहीं ये बात खत्म हो जाती कि इतने जजेज हैं, इन्होंने फाइल कर दिया, इन्होंने नहीं किया। उसके बाद ना ये आगे बढ़ाने वाले थे। हमको ऐसे ही लिख के दे दिया होता प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने कि इतने मंत्रियों ने दिया है डिटेल, इन्होंने नहीं दिया, बात खत्म हो जाती। लेकिन कितना अनभिज्ञता उनको कानून से है और वो कितना तैयारी से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ये कुछ उदाहरण आपके सामने हमने रखे। लैंडमार्क जजमेंट तो आपने सुभाष जी से सीखा, बाकी कुछ आपके सवाल होंगे तो उनसे ज्यादा पूछिएगा, मेरे से कम पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।